नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ज़ोरों से कर रहे होंगे। एज़ वी ऑल नो, इलेक्शन ऑलमोस्ट ओवर होने वाले हैं, तो वैकेंसी जो आपका यूपी पुलिस री एग्ज़ाम है ये कब हो जाए कुछ कह नहीं सकते, इसलिए अपनी प्रिपरेशन को एकदम अच्छे से रेडी रखें, एग्ज़ाम के लिए एकदम रेडी रहें। आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी का मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। जैसे लेटेस्ट और ट्रेंडिंग क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वे उसी प्रकार का ये प्रैक्टिस सेट है। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड में आपको मिलेगा एक बोनस क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन, सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, दोहा मात्रिक छंद है, इसके विषम तथा सम चरण में क्रमशः मात्राएं होती हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। सो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डेफिनेटली जुड़ जाएं, ओके। एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, उनकी भी प्रैक्टिस हो जाए। फ़िलहाल इसके ऑप्शंस हैं 12, 14, 11, 13, 13, 11, 13, 13। आप में से कई लोगों को इसका जो आंसर है वो पता होगा, मगर कुछ को नहीं पता होगा। उनके लिए इसका आंसर है 13 और 11, ऑप्शन नंबर 3। दोहा मात्रिक छंद है, इसके विषम तथा सम चरण में 13, 11 मात्राएं होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। 2.5 दिन की बादशाहत, इसका क्या अर्थ है आपको बताना है। अलग थलग रहना, थोड़े दिन की शान शौकत, अपनी ही बातें कहना, सुख दुख में साथी की आवश्यकता पड़ती है। मुहावरे और लोकोक्ति आपसे पूछे जाते हैं, 1 से 2 प्रश्न इसके बन ही जाते हैं। सो फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, थोड़े दिन की शान शौकत, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, शांत रस को नवा रस मानने वाले आचार्य कौन हैं। उद्भट, कुंतल, मम्मट, भामा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका पूछा जाता है रसों से रिलेटेड। तो शांत रस को जो नवा रस मानने वाले आचार्य हैं वे हैं उद्भट। नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उद्भट, ओके। एंड अगर आपसे पूछा जाए कि विश्वनाथ ने किस रस को 10वां रस माना है, तो आपका आंसर होगा वात्सल्य रस, ओके। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, विश्वनाथ ने वात्सल्य रस को 10वां रस माना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वात्सल्य रस को 10वां रस किसने माना है, तो वहाँ आपका उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न विकल्पों में से निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन का विकल्प चुनिए। हम इतना नहीं चल सकते, इसको हमें भाववाच्य में परिवर्तित करना है। आपके ऑप्शंस हैं, हमारे द्वारा इतना चला जाता है, इतना नहीं चल सकता मैं, इतना हम चल नहीं सकते, या ऑप्शन नंबर 4, हमसे इतना नहीं चला जाता। सो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वाच्य को लेकर कंप्लीट एक वीडियो अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे चेकआउट करिएगा, ओके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित वाक्यों में से लोप चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। तो आपको बताना है इन ऑप्शंस में से क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। किस वाक्य में आपको ऐसा लग रहा है कि लोप चिन्ह का सही उदाहरण है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारत की राजधानी है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित विकल्पों में से बहुब्री समास के शुद्ध विग्रह की पहचान कीजिए। ऑप्शन 1 है लंबोदर, नवयुवक, जलज, खगेश। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें बहुब्री समास है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4, ओके। समास का कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है, अगर आपने यूपी पुलिस की जो प्लेलिस्ट है चैनल पर अवेलेबल नहीं देखी है तो उसे चेकआउट करिएगा। टॉपिक वाइज वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सो
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अभिज्ञ, चैतन्य, विशिष्ट या फिर विशेषज्ञ। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, विशेषज्ञ। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता? दूरी, आकाश, शेष, हृदय। सो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आकाश। ओके, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संबंध कारक का सही उदाहरण है? संबंध कारक, आपने कारक तो पढ़े ही होंगे, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कारक का सही उदाहरण संबंध कारक का कौन सा है। मेरा घर शहर से दूर है, मछलियाँ जल में रहती हैं, गृहिणी ने गरीबों को कपड़े दिए, गंगा का पुत्र भीष्म बाण चलाने में बड़े बड़ों के कान काटते थे। गंगा के पुत्र। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गंगा के पुत्र भीष्म बाण चलाने में बड़े बड़ों के कान काटते थे। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मुझे बाजार से कुछ लाना है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निश्चय, संबंध, निज या फिर अनिश्चय। सो यहाँ पे कुछ लाना है, कुछ क्लियर नहीं है कि क्या लाना है, इसलिए यहाँ पे अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है वो हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संभाव्य भविष्य कालिक क्रिया का प्रयोग है? सो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपका अच्छा रिवीजन हो रहा है, प्रैक्टिस हो रही है, तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे आपको बताना है संभाव्य भविष्य कालिक क्रिया का प्रयोग किस उदाहरण में हुआ है, जिसमें संभावना जताई जा रही हो, बताई जा रही हो। हम सब शहर जाएंगे, हो सकता है मेहमान कल ही आ जाएं, लड़के ने गाना गाया होगा, माँ खाना बना रही थी। सो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हो सकता है, पॉसिबिलिटी बताई गई है, मेहमान कल ही आ जाएं। ओके, सो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का उपयोग हुआ है? रमेश और मयंक दिल्ली जाएंगे, संगीता ने राधा को पुस्तक दी, अनुराग ने आम और केले खरीदे, विनीता कल से बीमार है। द्विकर्मक क्रिया का उपयोग हुआ है, कहाँ हुआ है बताना है आपको। सो हिंदी के टॉपिक्स को लेकर पूरे वीडियो बने हुए हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, संगीता ने राधा को पुस्तक दी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, स्त्रीलिंग शब्द का चुनाव करें। अभिनेता का अभिनेत्री, तो आयुष्मान का क्या होगा? आयुष्मान का होगा आयुष्मती, ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़की खाना खा रही है, वाक्य में कौन सा वचन है? लड़की खाना खा रही है, लड़की अकेली है, इसलिए इसमें हो जाएगा एक वचन, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 1, 2, 3, 4। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त अक्षरों में उपयोग में लिए गए वर्णों के आधार पर सही जोड़ा चुनना है आपको, ठीक है। किन वर्णों को मिलाकर आपका सही संयुक्त अक्षर बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ध, यानी आधा दा और धा को मिलकर ये बना हुआ है। सो बढ़ते अपने अगले प्रश्न 17 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? सो अधिक आपका विशेषता बता रहा है दूध की, ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, वह मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर देता है, कबीर ने उसे क्या कहा है? शब्द ही साखी, सिख या फिर आत्म खबरी।
सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शब्द ही। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 एंड वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ओके हिंदी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये इन जो रचना और रचनाकार है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सो तेरी मेरी उसकी बात, ये किसकी रचना है? द्विवेदी जी की, भीष्म शाहनी की, निराला की या फिर यशपाल की? सो यहाँ पर आपका प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर यशपाल, 4th एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केदारनाथ मिश्र को कहा जाता है माधव, प्रभात, भूषण या फिर किरण? केदारनाथ मिश्र जी को क्या कहा जाता है? सो ऑप्शन नंबर आपका 2nd प्रभात एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रविंद्रनाथ ठाकुर को किस पुस्तक के लिए नोबेल प्राइज़ मिला, नोबेल पुरस्कार मिला? सोनार तारी, गोरा, चित्रांगदा या फिर गीतांजलि? सो ये हम सभी को पता होगा, गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था ओके रविंद्रनाथ को। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, एक ना एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है। सो जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं। आपको बताना है ये किस प्रकार का वाक्य है। सो ये है आपका वाक्य मिश्र वाक्य ओके जहाँ आपके 2 स्टेटमेंट मिलते हैं वहाँ आपका मिश्र वाक्य होता है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में समश्रुत शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है? ओके सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है भित्ति, भीत ओके डरा हुआ, दीवार, ये एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है? अपमान ओके मुझे कार्यालय में बहुत मर्यादित किया गया, मुझे कार्यालय में बहुत अनादर मिला, मुझे कार्यालय में बहुत सम्मान मिला, मुझे बहुत सामान मिला। सो यहाँ पे अपमान का बेसिकली विलोम पूछा गया है कि किस ऑप्शन में आपका उसका विलोम दिया गया है। सो 3rd ऑप्शन सम्मान में अपमान का ये विलोम है ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? सो ये बहुत ही सिंपल सवाल है, बिना देरी किए इसका आंसर बताते हैं। 4th ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है अक प्रत्यय ओके प्रत्यय आपके पीछे लगते हैं, पता ही होगा आपको। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? संधि से आपका 1-2 प्रश्न तो पूछा जाता है, तो संधि तो मस्ट है आपको सीखना, समझना, पढ़ना ओके। फिलहाल यहाँ पर आपका विसर्ग संधि पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 दो चरित्र, यहाँ आपका विसर्ग संधि हो जाएगा ओके। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, उचित तत्सम शब्द का चयन कर निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करें। पति के पिता को कहते हैं, पति के पिता को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है ससुर ओके। सो ससुर तो आपका तत्सम है और ससुर तद्भव हो जाएगा ओके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, तल्लीन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग प्रत्यय से एक प्रश्न आपका आता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन तत्व राइट। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चंस गद्यांश से रिलेटेड है, तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस रत्नगर्भा वसुंधरा के अंतःस्थल में हीरे, मणि, माणिक्य और संपदा का अभाव नहीं है। धरती का विस्तीर्ण अतल गर्भ अनंत धनराशि से भरा पड़ा है। आवश्यकता है इसके वक्ष को चीरकर उन्हें उगलवा लेने वाले दृढ़ संकल्प और साहस की। धरती के अंदर विद्यमान धनराशि के कारण ही धरती वसुंधरा कहलाती है। इस धरा पर रहने वाले कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यदि भाग्य में नहीं है तो हथेली पर आई वस्तु भी नष्ट हो जाती है। हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तो हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते। प्रयत्न के अभाव में फल भी नहीं मिलता और लोग भाग्य को दोष देते रहते हैं। ऐसे भाग्यवादी लोगों को कायर माना जाता है।
अकूत संपदा तो उसी को मिल सकती है जो पूर्ण संकल्प के साथ कार्य में प्रवृत्त हो। जैसे अर्जुन का ध्यान पक्षी के भेदे जाने वाली आँख पर था, उसी प्रकार जो लक्ष्य के प्रति एक निष्ठ होकर सतत प्रयासशील रहता है, समय के परिपाक के साथ उस लक्ष्य को पाने में सफल हो जाता है। ऐसे लोग जो भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं और प्रतीक्षा करते रहते हैं कि अली बाबा की सिमसिम वाली गुफा का द्वार कब खुलता है, उन्हें जब असफलता का अंधेरा अपने चारों ओर घिरता दिखाई देता है, तब वे पछतावा करते हैं कि उन्होंने व्यर्थ ही समय गंवा दिया। मनुष्य के पास सभी कुछ पा लेने की क्षमता होती है, पर कैसे उसे पाया जाएगा, उसके लिए संपूर्ण निश्चय, निर्णय शक्ति, दृढ़ संकल्प और अपेक्षित कार्य परिश्रम आवश्यक है। कई बार लक्ष्य के एकदम समीप पहुंचकर हम प्रयत्न करना छोड़ देते हैं और भाग्य को दोष देते हैं। भाग्य जैसे कोई वस्तु या तो होती ही नहीं है और या परिश्रम की चाबी के साथ मिलकर भाग्य की चाबी काम करती है। भाग्य की अकेली चाबी असफलता के ताले को नहीं खोल सकती। इसलिए कवि तुलसीदास ने कहा है कि कायर मन कर एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। ओके, सो इस पैसेज से हमें भी कुछ मोटिवेशन लेना चाहिए और हमें अपने एग्ज़ाम के डेट फिक्स होने की वेट नहीं करना चाहिए। ओके, सो कब होगा डेट ये नहीं पता, प्रिपरेशन हमें एकदम अपनी पहले से स्ट्रॉन्ग रखनी है। सो चलते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। ओके, सो क्वेश्चन है, जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है? सो तब होता है हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते और असफल हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, सो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है? सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण या फिर क्रिया विशेषण? सो ये है हमारी संज्ञा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, भाग्य को कौन लोग दोष देते रहते हैं? सो भाग्य को जो लोग दोष देते हैं वो हमें ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है, गद्यांश में कायर किसको माना गया है? जो परिश्रम करने से डरते हैं उन्हें ही कायर माना गया है। ऑप्शन नंबर 1 में क्लियरली ये दिख जाएंगे लोग जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो नेक्स्ट हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट राइटर और उनसे रिलेटेड जो उनकी बुक्स हैं, रचनाएं हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हमें मिलते हैं यशपाल। ओके, इनके जो बुक्स के नाम हैं वो है दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, उपन्यास। ये आपके इम्पॉर्टेंट है, इनसे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमें निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनके जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो हैं परिमल गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमान, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज आपका काव्य संग्रह है, झूठा सच यहाँ पर आपका उपन्यास है। नेक्स्ट है भीष्म साहनी जी की झरोखे, कड़ियाँ, तमस, बसंती उपन्यास है। ओके, बसंती उपन्यास है। भटकती राख ये कहानी संग्रह है। भाग्य रेखा, पहला पाठ, पटरियाँ, वाचू, हानुश। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, कुटच, आलोक पर्व, चारुचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है आपसे। सूर्य साहित्य भी पूछा जाता है और कबीर भी। कालिदास की लालित्य योजना ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक आलोचनात्मक ग्रंथ के अंतर्गत आ जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं कालिदास की इम्पॉर्टेंट योजनाओं जो रचनाएं हैं उनकी ओर। कालिदास से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं वो आपके हैं अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम, 2 महाकाव्य हैं, रघुवंशम, कुमार संभव। ओके, 2 खंड काव्य है, मेघदूत, ऋतु संहार और ये तीनों नाटक हैं। सो इसी के साथ हमारा ये प्रैक्टिस एट मॉक टेस्ट और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो होता है समाप्त। आपका स्कोर कितना रहा, कितने प्रश्न आपको आते थे, कैसी आपकी प्रिपरेशन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।